नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया लाइव टीवी का खास कार्यक्रम राजनीति। जी हाँ, मैं आपसे एक बारे में बात करने आया हूँ। वो बात सिर्फ इतनी है कि आज संविधान दिवस यानी कि संविधान के 75 वर्ष पूरे हो गए। संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर सदन में विगत 2 दिनों से लगातार चर्चा चल रही है। सभी सांसदों ने अपनी बात रखी, सभी सांसदों ने अपने खट्टे मीठे विचार रखे। किसी ने संविधान का गला घोटने की बात कही, किसी ने संविधान का गलत इस्तेमाल की बात कही, किसी ने कहा कि हमारे संविधान में बहुत कुछ है बट वर्तमान सरकार या पिछली सरकारें उनका सही इस्तेमाल नहीं करती है। किसी ने संविधान की तारीफ की तो किसी ने सरकार के टांग खींची। किसी ने सरकार की तारीफ की तो संविधान में जो खामियां हैं उनको लेकर नेहरू, इंदिरा, राजीव यानी कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को जिम्मेदार ठहराया। किसी ने इमरजेंसी की चर्चा की तो किसी ने आप बीती सुनाई। किसी ने कहा कि संविधान सबका मौलिक अधिकार है और संविधान इस देश में सबको जीने का अधिकार देता है, लेकिन इस देश की सरकारें अपनी जरूरतों के हिसाब से संविधान को तोड़ती मरोड़ती और इस्तेमाल करती है। किसी ने इस बात की चर्चा की कि संविधान एक ऐसा हथियार है जो पूरे विश्व में हमारे प्रजातंत्र को मजबूत करता है, इसीलिए विश्व में संविधान की वजह से हमारा देश सबसे बड़ा प्रजातंत्र कहलाता है। आज संसद में संविधान की चर्चा के आखिरी पड़ाव पर आने पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान को लेकर देश के सदन को संबोधित किया। आइए देखते हैं कि आखिर क्या मुख्य रहे। प्रधानमंत्री मोदी शाम को 5 बजे सदन में पहुंचे और कांग्रेस के एक परिवार को संविधान को चोट पहुंचाई। इसके कुविचार, कुरीति और कुनीति की परंपरा निरंतर चल रही है। कांग्रेस का पाप धुलेगा नहीं। इस तरह की बात प्रधानमंत्री ने आज संविधान को लेकर संसद में। संविधान के 75 साल पूरे होने के मौके पर शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में संविधान पर चर्चा में शामिल हुए। मोदी बोले, हम सबके लिए और सभी देशवासियों के लिए, इतना ही नहीं विश्व के लोकतांत्रिक देशों के नागरिकों के लिए ये गौरव का पर्व है। बड़े गर्व के साथ लोकतंत्र के उत्सव को मनाने का ये अवसर है। प्रधानमंत्री मोदी ने सदन को संबोधित करते हुए कहा, 75 साल की उपलब्धि साधारण नहीं, असाधारण है। जब देश आजाद हुआ उस समय भारत के लिए जो संभावनाएं व्यक्त की गई थी, उन सभी संभावनाओं को परास्त करते हुए संविधान हमें यहाँ तक ले आया है। इस महान उपलब्धि के लिए संविधान निर्माताओं के साथ साथ मैं देश के कोटि-कोटि नागरिकों को नमन करता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के सभी नागरिकों का आभार व्यक्त किया। मैं संविधान के प्रकाश में मेरी बात रखता हूँ। अगर आप हमारी नीतियों को देखेंगे, पिछले 10 साल देश की जनता ने जो हमें सेवा करने का मौका दिया है, उसमें निर्णय देखिए। भारत की एकता को मजबूती देने का हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। 370 देश की जनता में रुकावट बना था, हमने उसे जमीन में गाड़ दिया। यह कहा एकता में रुकावट बनी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने सदन में बोलते हुए कांग्रेस के एक परिवार ने संविधान को चोट पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक परिवार का उल्लेख इसलिए करता हूं कि 75 साल में से 55 साल एक ही परिवार ने राज किया है। देश को क्या क्या हुआ ये जानने का अधिकार है। इस परिवार के कुविचार, कुरीति, कुनीति की परंपरा निरंतर चल रही है। हर स्तर पर इस परिवार के ने संविधान को चुनौती दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने सदन को संबोधित करते हुए 1947 से लेकर 1952 इस देश में इलेक्टेड गवर्नमेंट ने अस्थायी व्यवस्था थी। चुनाव नहीं हुए थे और जब तक चुनाव ना हो तब तक एक खाका खड़ा किया गया था। 1952 से पहले राज्यसभा भी नहीं थी, राज्यों में भी चुनाव नहीं थे, कोई जनादेश नहीं था। अभी अभी तो संविधान निर्माताओं ने इतना मंथन किया था। 1951 इन्होंने ऑर्डिनेंस लाकर संविधान को बदला। अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला कर दिया गया और देश में इमरजेंसी लागू कर दी गई। प्रधानमंत्री मोदी ने सदन को संबोधित करते हुए इंदिरा गांधी के चुनाव से लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज के साथ जो कुछ हुआ और
इमरजेंसी के दौरान किस तरह से अखबारों को लेकर और आम जनता और राजनेताओं को लेकर जिस तरह से जेल में बंद किया गया, हर बात पे चर्चा की। प्रधानमंत्री ने बिना नाम लिए कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और उनकी इस बात को सुनकर सदन में खूब हंगामा हुआ। सदन में शोर मचने लगा। लोकसभा स्पीकर ने मध्यस्थता की, मध्यस्थता करके किसी तरह से शोर को शांत कराया। ये तो थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो बातें जो सदन में उन्होंने संविधान दिवस के रूप में चर्चा करते हुए कही। मैं बात करता हूं विपक्ष के नेता राहुल गांधी की। संविधान दिवस पर चर्चा करते समय राहुल गांधी को भी बोलने का आज मौका मिला। प्रियंका गांधी भी बोली, राहुल गांधी को भी बोलने का मौका मिला, लेकिन घूम फिर के चर्चा सिर्फ अडानी की रही। उनके भाषण में आम जनता का दर्द तो कम रहा, लेकिन अडानी का दर्द ज्यादा दिखा। उनके भाषण में उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार द्रोणाचार्य की तरह, जैसे द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा में एकलव्य का अंगूठा मांग लिया था, उसी तरीके से उन्होंने अग्निवीर देकर युवाओं का अंगूठा काट लिया है। इस तरह के आरोप उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी कि केंद्र सरकार पर लगाया। राहुल गांधी ने भरसक प्रयास किया, संभल से लेकर उन्नाव तक की चीजों पर चर्चा की, संभल से लेकर उन्नाव पर सरकार को घेरने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी राहुल गांधी के बयान में सबसे ज्यादा जो हावी रहा वो अडानी थे। अडानी को लेकर राहुल गांधी किसी भी कीमत पर पीछे हट बोलते नजर नहीं आए। हर शब्द, हर लाइन के बाद उनकी धुरी घूमकर अडानी पे पहुंच जाती थी। उनकी इसी बात पर संविधान दिवस पर चर्चा करते हुए पूर्व मंत्री रविशंकर प्रसाद जी ने ये कहा कि राहुल गांधी जी को तो ये भी नहीं पता कि संविधान में आखिर पन्ने कितने हैं। ये थी आज की राजनीति और आइए सुनते हैं आखिर देश के प्रधानमंत्री ने संविधान सभा को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा। कल फिर लौटूंगा किसी और विषय पर, लेकिन इस जाने से पहले मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि राजनीति का ये कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है। इससे जुड़ा कोई भी सुझाव आप हमें कमेंट में दे सकते हैं और इसे और कैसे बेहतर बनाया जाए, आपके सुझाव और सलाह का हमें इंतजार रहेगा। दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम। परिवार ने मुझे कहा कि यूपी की सरकार ने उन्हें वायदा किया था, कहा था कि हम आपका रिलोकेशन करेंगे, आपको कहीं और रहने की जमीन देंगे। आज तक 4 साल हो गए हैं, आज तक उनका रिलोकेशन नहीं किया गया है। और हर रोज उन्होंने मुझे फोटो दिखाई, वो बाहर निकलते हैं और जिन्होंने बलात्कार किया वो धमकाते हैं उनको। तो मैं इस हाउस में कहना चाहता हूं कि अंबेडकर जी के संविधान वाले लोग, इंडिया गठबंधन वाले लोग, हम सब मिलकर उस परिवार का रिलोकेशन हम करेंगे अगर आप नहीं करोगे तो। स्पीकर सर, जैसे एकलव्य ने प्रैक्टिस की थी, वैसे ही हिंदुस्तान के युवा सुबह उठकर 4 बजे उठकर अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। आपने देखा होगा पहले हजारों युवा सुबह उठकर रनिंग करते थे, वेट ट्रेनिंग करते थे आर्मी में जाने के लिए। जब आपने अग्निवीर लागू किया तो आपने उन युवाओं की उंगली काटी। जब आप पेपर लीक कराते हो, 70 बार आपने पेपर लीक करवाया है, तब आप हिंदुस्तान के युवाओं के का अंगूठा काटते हो। आज बाहर, दिल्ली के बाहर आपने किसानों पर टीयर गैस चलाया है, आपने किसानों पर लाठीचार्ज किया है। किसान आपसे एमएसपी मांगते हैं, सही दाम मांगते हैं, मगर आप अदानी को फायदा पहुंचाते हो, अंबानी को फायदा पहुंचाते हो और किसान का अंगूठा काटने का काम करते हो। देखिए, हम कहते हैं अभय मुद्रा, हम कहते हैं डरो मत, आप कहते हो हम आपका अंगूठा काट देंगे। ये फर्क है। अब जाकर के
हमारे दिव्यांग को फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, उसकी व्हीलचेयर आगे तक जाए, ट्रेन के डिब्बे तक जाए। ये व्यवस्था दिव्यांग जन के लिए करने का हमारे दिल में तब आया क्योंकि समाज के दबले कुचले वंचित लोगों की चिंता करना हमारे मन में था, तब हुआ। आदरणीय सभापति जी, आप मुझे बताइए, एक तो भाषा के नाम पर झगड़ा करना तो सिखा दिया आपने, लेकिन मेरे दिव्यांग जनों के साथ कितना अन्याय किया। जो हमारे यहां साइनेज लैंग्वेज जो है, साइन लैंग्वेज की जो व्यवस्था है, खास करके मूक बधिर के लिए, अब दुर्भाग्य ऐसा देश का कि असम में जो भाषा सिखाई जाए उत्तर प्रदेश में दूसरी सिखाई जाए, उत्तर प्रदेश में सिखाई जाए महाराष्ट्र में तीसरी सिखाई जाए। हमारे दिव्यांग जनों के लिए एक साइन लैंग्वेज का होना बहुत जरूरी था। आजादी के 7 दशक बाद भी उनको उन दिव्यांग जनों की याद नहीं आई। एक कॉमन साइन लैंग्वेज बनाने का काम हमने किया, जो आज देश के मेरे सभी दिव्यांग भाई बहनों के लिए काम आ रही है। आदरणीय सभापति जी, गुमंतु और अर्ध गुमंतु जन समूह समाज का इसके ऊपर पूछने वाला नहीं था। उनके कल्याण के लिए वेलफेयर बोर्ड बनाने का काम हमने किया, क्योंकि संविधान की प्राथमिकता है लोग, हमें उसको दर्जा देने का काम किया है। आदरणीय सभापति जी, हर कोई रेहड़ी पटरी के लोगों से जानता है, हर मोहल्ले में, हर इलाके में, हर फ्लैट में, हर सोसाइटी में सुबह होते ही वो रेहड़ी पटरी वाला आकर के मेहनत करके और लोगों का जीवन चलाने में मदद करता है। उसको बेचारे को 12-12 घंटे काम करे, रेहड़ी भी किसी से किराए पर ले ले, किसी से ब्याज से पैसा ले, किसी से सामान खरीदे, शाम को ब्याज खाओ पैसा ले जाए, बड़ा मुश्किल से अपने बच्चों के लिए ब्रेड का टुकड़ा ले जा सके। ये हालत थी। ये हमारी सरकार ने है रेहड़ी पटरी वालों के लिए स्वनिधि योजना बना करके बैंक से उनको बिना गारंटी लोन देने का शुरू किया, और आज उसके कारण, वो स्वनिधि योजना के कारण वो तीसरे राउंड तक पहुंचा है और अधिकतम लोन बैंक से उसको सामने से मिल रही है। उसकी प्रतिष्ठा और उसका विस्तार हो रहा है, विकास भी हो रहा है। आदरणीय सभापति जी, इस देश में हम में से कोई ऐसा नहीं होगा जिसको विश्वकर्मा की जरूरत न पड़ती हो। समाज की व्यवस्था की एक बहुत बड़ी व्यवस्था बनी थी, सदियों से चली आ रही थी, लेकिन वो विश्वकर्मा साथियों के लिए कभी पूछा नहीं गया। हमने विश्वकर्मा के कल्याण के लिए योजना बनाई, बैंक से लोन लेने की व्यवस्था की, उनको नई ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की, उनको आधुनिक टूल देने की व्यवस्था की, नई डिजाइन से काम बनाने की चिंता की, और उसको हमने मजबूत बनाने का काम किया। आदरणीय सभापति जी, ट्रांसजेंडर जिसको परिवार ने धुतकार दिया, जिसको समाज ने धुतकार दिया, जिसकी कोई चिंता करने वाला नहीं था, ये हमारी सरकार है। इसको भी भारत के संविधान ने हक दिए हैं। उस ट्रांसजेंडर के अधिकारों के लिए कानून और व्यवस्थाएं बनाने का काम किया। उनको गरिमापूर्ण जीवन मिले, उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए हमने काम किया। आदरणीय सभापति जी, हमारे आदिवासी समाज इतनी सारी बातें करते, मुझे तो याद है मैं जब गुजरात का मुख्यमंत्री बना तो हमारे यहाँ उमरगांव से अंबाजी तक एक पूरा बेल्ट, गुजरात का पूर्वी हिस्सा पूरा आदिवासी बेल्ट, और एक कांग्रेस के मुख्यमंत्री आदिवासी रह चुके थे। इतने सालों के बाद भी उस पूरे इलाके में एक भी साइंस स्ट्रीम की स्कूल नहीं थी। मेरे आने से पहले एक भी साइंस स्ट्रीम की स्कूल नहीं। अगर साइंस स्ट्रीम की स्कूल नहीं है तो कितनी आरक्षण की बातें करो, वो बेचारा इंजीनियर और डॉक्टर कैसे बन सकता है। ये मैंने उस इलाके में काम किया और वहां साइंस स्ट्रीम की स्कूलें, अब तो वहां यूनिवर्सिटीज बन गई है। लेकिन यानी राजनीति की चर्चा करना, संविधान के अनुरूप काम न करना, ये जिनकी सत्ता भूख है ना, उसका हमने आदिवासी समाज में भी जो अति पिछड़े लोग हैं, और मैं राष्ट्रपति जी का आभार व्यक्त करता हूं, उन्होंने मेरा काफी मार्गदर्शन किया। राष्ट्रपति महोदया ने मेरा मार्गदर्शन किया और उसमें से पीएम जनमन योजना बनी। हमारे देश में बिखरे आदिवासी समाज के छोटे छोटे समूह जो आज भी उनको कोई सुविधा प्राप्त नहीं हुई थी। हमने ढूंढ करके, संख्या बहुत कम है,
वोट की राजनीति में उनकी तरफ देखने वाला कोई नहीं था, लेकिन मोदी है जो आखिर को भी समझता है। और इसलिए हमने उनके लिए पीएम जनमन योजना के द्वारा उनके विकास की, आदरणीय सभापति जी, जैसे समाजों में उनके विकास संतुलित होना चाहिए, पिछड़े से पिछड़ा व्यक्ति को भी संविधान अवसर देता है, जिम्मेवारी भी सरकार को देता है, उसी प्रकार से कोई व्यू भाग भी, कोई हमारा ज्योग्राफिकल इलाका भी वो पीछे नहीं रहना चाहिए। और हमारे देश में किया क्या, 60 साल के दरमियान 100 डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई करके कह दिया कि ये तो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है। और बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट का ऐसा लेवल लग गया कि किसी की ट्रांसफर होती थी तो वो कहता था पनिशमेंट पोस्टिंग, तो कोई जिम्मेवार अफसर जाता ही नहीं था। और उनकी तरह हमने पूरी स्थिति को बदल दिया। हमने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का एक कल्पना रखी और 40 पैरामीटर पर ऑनलाइन रेगुलर मॉनिटरिंग करते रहे, और आज एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट उस राज्य के अच्छे जिलों की बराबरी करने लगे और कुछ तो नेशनल एवरेज की बराबरी करने लगे। भूभाग भी पीछे न रहे, कोई जिला अब इसको आगे ले गए करके हमने 500 ब्लॉक को एस्पिरेशनल ब्लॉक बना करके उनके डेवलप पर स्पेशल फोकस करने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, मैं हैरान हूं, जो लोग बड़ी बड़ी कथाएं सुनाते हैं, क्या इस देश में आदिवासी समाज 1947 के बाद आया क्या राम और कृष्ण से तब आदिवासी समाज था नहीं था? जो आदिवासी समाज को आदि पुरुष वीर हम कहते हैं, लेकिन आजादी के कई दशकों के बाद भी इतना बड़ा आदिवासी समूह, उनके लिए अलग मंत्रालय नहीं बनाया गया। पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई और उन्होंने अलग आदिवासी मंत्रालय बनाया, अलग आदिवासी विकास और विस्तार के लिए बजट दिया। आदरणीय सभापति जी, हमारे माछीमार समाज, मछुआरा समाज, क्या अब ये भी आया है क्या उनकी नजर नहीं गई आपकी? इन मछुआरा समाज के कल्याण के लिए पहली बार हमारी सरकार ने आकर के अलग मंत्रालय बनाया फिशरीज का, उनके कल्याण के लिए अलग से हमने बजट दिया, समाज के इस तबके की चिंता की। आदरणीय सभापति जी, मेरे देश का छोटा किसान, उसके जीवन में सहकारिता एक मुख्य अंग है। छोटे किसान की जिंदगी को सामर्थ्य देने के लिए सहकारी क्षेत्र को जिम्मेवार बनाना, सहकारी क्षेत्र को सामर्थ्यवान बनाना, सहकारी क्षेत्र को बल देना, इसकी महात्मा हम समझते हैं, क्योंकि छोटा किसान, उसकी चिंता हमारे दिल में थी और इसलिए हमने अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया। हमारी सोचने का तरीका क्या है? हमारे देश में नौजवान है, पूरा विश्व आज वर्कफोर्स के लिए तरस रहा है। देश में डेमोग्राफिक डिवीजन लेना है तो हमारे इस वर्कफोर्स को स्किल बनाना चाहिए। हमने अलग स्किल मंत्रालय बनाया ताकि दुनिया की आवश्यकता के अनुसार मेरा देश का नौजवान तैयार हो और विश्व के साथ वो अपने आगे बढ़े। आदरणीय सभापति जी, हमारा नॉर्थ ईस्ट इसलिए कि वहां वोट कम है, सीटें कम है, इसकी कोई परवाह नहीं है। ये अटल जी की सरकार थी जिसने पहली बार नॉर्थ ईस्ट के कल्याण के लिए डोनियर मंत्रालय की व्यवस्था की और आज उसका परिणाम है कि नॉर्थ ईस्ट के विकास की नई चीजों को हम प्राप्त कर पाए। इसी के कारण रेल, रोड, पोर्ट, एयरपोर्ट ये बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, आज भी दुनिया के देशों में लैंड रिकॉर्ड के लेकर के समृद्ध देशों को भी कई संकट। हमने गांव के हर सामान्य व्यक्ति को अपना लैंड रिकॉर्ड, उसके घर की मालिकीन का हक के कागज नहीं है, उसके गांव उसको बैंक से लोन चाहिए हो, कहीं बाहर जाए तो कोई कब्जा कर लिया, एक स्वामित्व योजना बनाई और देश के गांव के ऐसे समाज के दबे कुचले लोगों को वो कागज हम दे रहे हैं जिसके कारण उसका मालिकी हक बन रहा है। वो स्वामित्व योजना एक बहुत बड़ा दिशा में है।
आदरणीय सभापति जी, इन सारे कामों के कारण पिछले 10 वर्ष में हमने जो प्रयास किया, हमने जिस प्रकार से गरीब को मजबूती देने का काम किया है, हमने जिस प्रकार से गरीब के अंदर एक नया आत्मविश्वास पैदा किया है और एक सही दिशा में चलने का परिणाम है कि आज इतने कम समय में मेरे देश के 25 करोड़ मेरे गरीब साथी गरीबी को परास्त करने में सफल हुए और हमें इस बात का गर्व है। और मैं संविधान निर्माताओं के सामने सर झुका करके कहता हूं, जो संविधान हमें दिशा दे रहा है उसके तहत मैं ये काम कर रहा हूं। और मैंने आदरणीय सभापति जी, जब हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, वो नारा नहीं है, वो हमारे आर्टिकल ऑफ फेथ है। और इसलिए हमने सरकार की योजनाएं भी बिना भेदभाव को चलाने की दिशा में काम किया है और संविधान हमें भेदभाव की अनुमति नहीं देता है। और इसलिए हमने आगे चल करके कहा है सैचुरेशन, जिसके लिए जो योजना बनी है उसका लाभ उन लाभार्थी को 100% लाभार्थी को मिलना चाहिए। ये सैचुरेशन अगर सच्चा सेकुलरिज्म को है ना, तो ये सैचुरेशन में है। सच्चा सामाजिक न्याय अगर किसी में है तो ये सैचुरेशन 100%, 100% उसको बेनिफिट जिसका हक है मिलना चाहिए, बिना भेदभाव के लिए मिलना चाहिए। तो ये भाव लेकर के हम सच्चे सेकुलरिज्म को और सच्चे सामाजिक न्याय को लेकर के जी रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, संविधान की हमारे एक और स्पिरिट भी है और हमारे देश को दिशा देने का माध्यम, देश को का चालक बल के रूप में राजनीति केंद्र में रहती है। आने वाले दशकों में हमारा लोकतंत्र, हमारी राजनीति की दिशा क्या होनी चाहिए, आज हमें मंथन करना चाहिए। आदरणीय सभापति जी, कुछ दलों की राजनीतिक स्वार्थ और सत्ता का भाव, मैं जरा उनसे पूछना चाहता हूं, क्या वे कभी अपने आप को, और मैं सभी दलों के लिए कह रहा हूं, उधर और इधर ये मेरा विषय नहीं है, ये मेरे मन के विचार है जो मैं इस सदन के सामने रखना चाहता हूं कि इस देश में योग्य नेतृत्व का अवसर मिलना चाहिए। नहीं, जिनके परिवार में कोई राजनीति में नहीं है, क्या उनके लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे? क्या देश को, लोकतंत्र के स्पिरिट को परिवारवाद ने गहरा नुकसान किया है कि नहीं किया? क्या परिवारवाद से भारत के लोकतंत्र की मुक्ति का अभियान चलाना ये संविधान के तहत हमारी जिम्मेवारी है कि नहीं है? और इसलिए समानता के सिद्धांत की बात कहें, अवसर की बात कहें, हिंदुस्तान के हर किसी को, और जो परिवारवादी राजनीति है उनकी धुरी ही परिवार होता है, सब कुछ परिवार के लिए। देश को, देश के नौजवानों को आकर्षित करने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए और देश के युवाओं को आगे आने के लिए हम सभी राजनीतिक दलों ने प्रयास करना चाहिए। सभी राजनीतिक दलों ने, जिनकी पार्श्वभूमि में राजनीतिक परिवार नहीं है, ऐसे फ्रेश ब्लड को लाने के लिए प्रयास करना, ये मैं मानता हूं कि देश की लोकतंत्र की, और इसीलिए मैंने लाल किले से कहा है कि मेरा एक विषय लेके मैं लगातार बोल रहा हूं, बोलता रहूंगा। 1 लाख ऐसे नौजवानों को देश की राजनीति में लाना है जिनका कोई परिवार का बैकग्राउंड राजनीतिक परिवार का नहीं है। और इसलिए देश को एक फ्रेश एयर की जरूरत है, देश को नई ऊर्जा की जरूरत है, देश को नए संकल्प और सपने लेकर के आने वाले युवकों की जरूरत है। और भारत के संविधान के जब 75 वर्ष मना रहे हैं तो हम उस दिशा में आगे बढ़े। आदरणीय सभापति जी, मुझे याद है मैंने एक बार लाल किले से संविधान में हमारे कर्तव्य को लेकर के उल्लेख किया था, और मैं हैरान हूं कि जिनको संविधान का समझ नहीं आता है वो कर्तव्य की भी मजाक उड़ाने लग गए। मैंने ऐसा कोई इंसान देखा नहीं दुनिया में कि जिसको इसमें भी इतराज हो सकता है आने। लेकिन देश का दुर्भाग्य है,
हमारे संविधान ने नागरिकों के अधिकार तय किए हैं, लेकिन संविधान को हमसे कर्तव्य की भी अपेक्षा है। और हमारी सभ्यता का सार है धर्म, ड्यूटी, कर्तव्य, ये हमारी सभ्यता का सार है। और महात्मा गांधी जी ने कहा था, महात्मा जी का कोट है, उन्होंने कहा था, मैंने ये अपनी अशिक्षित लेकिन विद्वान मां से सीखा है कि हम अपने कर्तव्यों को जितना अच्छे से निभाते हैं उसी से अधिकार निकल करके आता है, ये महात्मा जी ने कहा था। मैं महात्मा जी की बात को आगे बढ़ाता हूं और मैं कहना चाहूंगा, अगर हम अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करें तो कोई भी हमें विकसित भारत बनाने से नहीं रोक सकता। संविधान का 75वां वर्ष कर्तव्य के प्रति हमारे समर्पण भाव को, हमारी प्रतिबद्धता को और ताकत दें, देश कर्तव्य भावना से आगे बढ़े, ये मैं मानता हूं समय की मांग है। आदरणीय सभापति जी, भारत के भविष्य के लिए संविधान के स्पिरिट से प्रेरित होकर के मैं आज इस सदन के पवित्र मंच से 11 संकल्प सदन के सामने रखना चाहता हूं। पहला संकल्प है, चाहे नागरिक हो या सरकार हो, सभी अपने कर्तव्यों का पालन करें। दूसरा संकल्प है, हर क्षेत्र, हर समाज को विकास का लाभ मिले, सबका साथ, सबका विकास हो। तीसरा संकल्प है, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस हो। भ्रष्टाचारी की सामाजिक स्वीकार्यता न हो। भ्रष्टाचारी की सामाजिक स्वीकार्यता न हो। चौथा संकल्प है, देश के कानून, देश के नियम, देश की परंपराओं के पालन में देश के नागरिकों को गर्व होना चाहिए, गर्व का भाव हो। पांचवा संकल्प, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति हो, देश की विरासत पर गर्व हो। छठा संकल्प, देश की राजनीति को परिवारवाद से मुक्ति मिले। सातवां संकल्प, संविधान का सम्मान हो। राजनीतिक स्वार्थ के लिए संविधान को हथियार न बनाया जाए। आठवां संकल्प, संविधान की भावना के प्रति समर्पण रखते हुए जिनको आरक्षण मिल रहा है वो न छीना जाए और धर्म के आधार पर आरक्षण की हर कोशिश पर रोक लगे। नौवां संकल्प, विमेन लेड डेवलपमेंट में भारत दुनिया के लिए मिसाल बने। 10वां संकल्प, राज्य के विकास से राष्ट्र का विकास, ये हमारा विकास का मंत्र हो। 11वां संकल्प, एक भारत श्रेष्ठ भारत का ध्येय सर्वोपरि हो। आदरणीय सभापति जी, इसी संकल्प के साथ हम सब मिलकर के अगर हम आगे बढ़ते हैं तो संविधान की जो निहित भावना है, वी द पीपल, सबका प्रयास, हम इसी मंत्र को लेकर के आगे चले और विकसित भारत का सपना इस सदन में बैठे हुए सबका तो होना ही चाहिए,
140 करोड़ देशवासियों का सपना जब बन जाता है और संकल्प लेकर के जब देश चल पड़ता है तो इच्छित परिणाम लेकर के रहता है। मेरा 140 करोड़ देशवासियों के प्रति मेरी अपार श्रद्धा रही है। उनके सामर्थ्य पर मेरी श्रद्धा है, देश की युवा शक्ति पर मेरी श्रद्धा है, देश की नारी शक्ति पर मेरी श्रद्धा है। और इसलिए मैं कहता हूं कि देश 2047 देश जब आजादी के 100 साल मनाएगा तो विकसित भारत के रूप में मनाएगा। इस संकल्प के साथ आगे बढ़े। मैं फिर एक बार इस महान पवित्र कार्य को आगे बढ़ाने के लिए सबको शुभकामनाएं देता हूं। और मैं आदरणीय सभापति जी, आपने समय बढ़ाया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।